हेलो गाइज, आप लोगों को नमस्कार। एक बार फिर हम लोग उपस्थित हुए हैं। जो हम लोग पिछले टॉपिक देख रहे थे, पिछले क्लास में सॉल्यूशन का टाइप देख रहे थे, कोलॉइडल सॉल्यूशन का। तो सभी टाइप देख चुके हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। Since we know that in lyophilic colloidal solution high intermolecular force act among particles of dispersed phase and dispersion medium. So, such type of solution can be prepared easily. From which any special method is not used for preparation of such solution. But among particles of dispersion medium and dispersed phase behaves या acts या हम कह सकते हैं वीक इंटरमोलेकुलर फोर्स acts. So
such solution can't be prepared easily, then for preparation of lyophobic solution यहाँ पर लायोफोबिक लिखना है। तो लायोफोबिक solution different methods are utilized which are following। तो पिछली क्लास में हम चर्चा किए थे लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल्यूशन के बारे में। तो लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल्यूशन में बताए थे कि लायोफिलिक सॉल्यूशन में जो होगा डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज का जो मॉलिक्यूल्स है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच काफी मजबूत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो आसानी से दोनों को मिला दीजिए तुरंत घुल करके सॉल्यूशन का निर्माण कर देता है। बट लायोफोबिक सॉल्यूशन जो है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच जो डिस्पर्सन मीडियम है और डिस्पर्स्ड फेज है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच कमजोर फोर्स लगता है, वीक फोर्स लगता है, जिससे चाहेंगे कि उसको आसानी से मिला के सॉल्यूशन बन जाएगा, संभव नहीं है। तब उसको बनाने के लिए कुछ स्पेशल मेथड का यूज करना पड़ता है। अलग अलग मेथड है, क्योंकि जो आसानी से काम कर ले तो उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, उसके लिए कोई मेथड बनाने का नहीं है। बस जैसे सिंपली हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए आगे जो है कि आप लोग हैं या घर में कोई बच्चा है जो इजीली कोई चीज खा ले, तो माँ बाप उसको ज्यादा वैल्यू नहीं देता, तवज्जो नहीं देता है, उसको जो दिया आगे में खा लिया। लेकिन कुछ बच्चा नखरा वाला जो होता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको अलग से रूल मान मनोबल कौवा मेना करके उसको खिलाना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार यहां पर भी सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच अट्रैक्शन फोर्स यदि तगड़ा है तो इजीली बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्यूशन बना करके फिनिश हो जाएगा। लेकिन अट्रैक्शन फोर्स तगड़ा नहीं है तो वहां पर जाकर के जो है कि उसको मान मनोबल करना पड़ता है, मनाना पड़ता है। तो मनाने के लिए ही कुछ स्पेशल विधि यहाँ पर आया है लायोफोबिक सॉल्यूशन के लिए। लायोफिलिक सॉल्यूशन के लिए कोई विधि की जरूरत नहीं है, उसमें डायरेक्ट मिला दीजिए डिस्पर्सन मीडियम को डिस्पर्स्ड फेज के साथ, सॉल्यूशन बन करके तैयार हो जाएगा। जबकि लायोफोबिक सॉल्यूशन के लिए कुछ अलग से मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। उस मेथड को हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि आखिर कौन सा मेथड है, क्या जरूरी पड़ गया, किस प्रकार से उसको हम लोग बना सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर हमको देखना है। तो ये जाकर के जो है कि हमको इस तरह का जो विधि हमको यहाँ पर देखना होगा। तो ये सिर्फ लायोफोबिक के लिए, लायोफिलिक के लिए नहीं। ठीक है, पहले इसको लिख लें।
अब इसमें दो मेथड है, एक डिस्पर्सन मेथड और दूसरा कंडेंसेशन मेथड। तो ये दो विधि, डिस्पर्सन मेथड और कंडेंसेशन मेथड, इसी दो विधि के द्वारा हम लायोफोबिक सॉल्यूशन को तैयार कर सकते हैं। तो इसी दो मेथड को हम लोग देखेंगे अभी एक एक करके। तो पहले में करके देखेंगे डिस्पर्सन मेथड और दूसरा देखेंगे फिर हम लोग कंडेंसेशन मेथड। पहले लिख लीजिए, हो गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं डिस्पर्सन मेथड। When particles of dispersed phase are found as large, then particles of such substance is dissociated as smaller molecules या smaller size, then such particles are dissolved into dispersion medium from which colloidal solution is obtained. So this method is called dispersion मेथड। हो गया? मतलब क्या हुआ कि जब पार्टिकल का साइज, इस मेथड को हम वहां इस्तेमाल करेंगे जहां डिस्पर्स्ड फेज मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज काफी बड़ा हो। जब बड़ा साइज रहेगा तब वैसे पार्टिकल्स को हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में चेंज करेंगे और चेंज करके तब उसको फिर जाकर के जो है डिस्पर्सन मीडियम में घुलाएंगे। डिस्पर्सन मीडियम में घुलाने के बाद तब हमें सॉल्यूशन प्राप्त होगा। तो वो सॉल्यूशन क्या होगा? कोलॉइडल सॉल्यूशन प्राप्त होगा। तो इस मेथड को कहा जाता है डिस्पर्सन मेथड। मतलब लार्जर पार्टिकल को तोड़ करके स्मॉलर पार्टिकल्स के रूप में चेंज करना है और उसके बाद सॉल्यूशन तैयार करना है।
तो इस तरह की जो विधि होती है उसको कहते हैं डिस्पर्सन मेथड, अर्थात लार्जर पार्टिकल को स्मॉलर पार्टिकल्स के रूप में चेंज करना। इस विधि को यहाँ पर इसमें बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में तोड़ करके चेंज करते हैं और चेंज करके उसके बाद तो सॉल्यूशन तैयार करते हैं। It has following different methods। अब इसमें भी कई एक विधियां हैं, मतलब लार्जर पार्टिकल को तोड़ने के लिए कई विधियां हैं जिसको बड़े बड़े पार्टिकल को तोड़ के छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में कन्वर्ट किया जाए और कन्वर्ट करके तब जाकर के जो है कि हमको उसको डिस्पर्सन मीडियम में घुलाएंगे। तो उसके लिए कुछ मेथड है, तो इसको हम लोग देखते हैं। पहला नंबर है बाय मैकेनिकल डिस्पर्सन। दूसरा बाय इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन। और तीसरा बाय पेप्टाइजेशन। तो ये जाके तीन अलग अलग विधियां हैं, मैकेनिकल डिस्पर्सन, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन, पेप्टाइजेशन। इस तीनों विधि के द्वारा हम जाके तीनों में से कोई एक विधि यूज करेंगे। तीनों विधि का मकसद एक ही है, लार्जर पार्टिकल को स्मॉलर पार्टिकल के रूप में तोड़ना है और तोड़ करके उसको तब फिर हम डिस्पर्सन मीडियम में उसको घुलाएंगे। मतलब इस मेथड में हमेशा मिलेगा हमको बड़ा पार्टिकल, अर्थात जो रेंज जो देखे हम लोग 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, तो वो 100 नैनोमीटर से बड़ा साइज वाला पार्टिकल यदि मिलता है तो उसको यदि घुलाते हैं तो हमको कोलॉइडल सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा, तब तो सस्पेंशन बन जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको तोड़ करके पहले छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में कन्वर्ट करते हैं, अर्थात 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच के रेंज में लाते हैं और तब जाकर के उसको डिस्पर्सन मीडियम में घुला करके सॉल्यूशन तैयार करते हैं। तो इस विधि को हम लोग कह दिए डिस्पर्सन मेथड। अब उस डिस्पर्सन मेथड में हमको 3 तरीका है, एक मैकेनिकल, दूसरा इलेक्ट्रिकल और तीसरा पेप्टाइजेशन। तो ये तीनों मेथड को हम लोग अभी जस्ट डील करते हैं। तो पहले एक एक करके देखते हैं, मैकेनिकल डिस्पर्सन, फिर इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन और तब पेप्टाइजेशन। तो ये कंप्लीट हो जाएगा मेरा डिस्पर्सन मेथड। तब हम जाएंगे कंडेंसेशन मेथड में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर बाय मैकेनिकल डिस्पर्सन। इन दिस मेथड, इसमें क्या करते हैं, लार्जर पार्टिकल्स of dispersed phase are changed as smaller particles by the help of dispersion mill। In this mill, larger particles
डिस्पर्स्ड फेज, शॉर्ट में डीपी कह दें, और changed as required size then it is dissolved into suitable dispersion medium DM from which colloidal solution is obtained। तो मतलब क्या हुआ, इसमें क्या क्या किया जाता है इसको समझें। तो कहता है एक कोलॉइडल मिल होता है, यहां पर देखें हम लोग लिखे डिस्पर्सन मिल। डिस्पर्सन मिल के जगह पर हम लोग कोलॉइडल मिल भी लिख सकते हैं। डिस्पर्सन मिल दोनों एक ही चीज है। ये जस्ट लाइक होता है आटा चक्की की तरह। आटा चक्की में देखे होंगे बड़ा सा बीच में चक्की जो रहता है, तो एक दो पार्ट रहता है चक्की का, या घर में जाता जो देखे हैं जिसमें कि मम्मी सब दाल उल पीसती है, तो जाता में क्या देखते हैं एक पार्ट फिक्स रहता है, धरती से सटा हुआ, उसको कील से ठोक के फिक्स कर दिया जाता है, और दूसरा पार्ट घूमता है। आटा चक्की में भी वही बात है, एक पार्ट क्या है फिक्स है, एक बड़ा वाला पार्ट देखिएगा, बड़ा जो चक्की देखिएगा जो जिसके हम आटा चक्की का मिल होगा तो खोले होंगे देखे होंगे, एक पार्ट छोटा सा रहता है और एक पार्ट बड़ा सा रहता है। बड़ा वाला में चक्की जो है वो फिक्स रहता है, और छोटा वाला जो है साफ्ट से लगा हुआ रहता है, उस साफ्ट पर घूरता है। साफ्ट जैसे से घूमता है चक्की घूमता है। जैसे हम लोग का जबड़ा है, तो ऊपर का जबड़ा फिक्स है और नीचे वाला जबड़ा क्या हो रहा है घूमता है। जब भोजन चबाते हैं तो जस्ट लाइक ये भी आटा चक्की की तरह क्या होता है घूमता है, एक डिफिनिट SHM के रूप में, सिंपल हार्मोनिक मोशन के रूप में ये चबाता है भोजन को। तो यहाँ जो पीस रहा है, तो ठीक उसी प्रकार से आटा चक्की मिल में या डिस्पर्सन मिल में या कोलॉइडल मिल में भी लार्जर पार्टिकल को दे करके, जैसे हम लोग मकई माने कोई चीज का भुज्जा चबाते हैं मुंह में डाल करके, तो भुज्जा का पार्टिकल का साइज बड़ा बड़ा है। अब उतना बड़ा पार्टिकल को कंठ से निगलना, पाचन करना उतना आसान नहीं है। तो वैसे कंडीशन में क्या करते हैं, उसको पीसते हैं, दांत के द्वारा उसको क्या करते हैं पीसते हैं। तो ठीक वही जगह पर कोलॉइडल मिल रहेगा और उसके द्वारा हम क्या करते हैं उसको पीसते हैं। आवश्यकता अनुसार जितना बड़ा साइज चाहिए उस साइज के अनुसार से क्या करते हैं उसको पीसा जाता है। चूंकि चक्की में जो है दो तरह का आता है, एक डिजिटल आता है, दूसरा मैनुअल आता है। मैनुअल वाला में जस्ट लाइक आटा चक्की में जो एक बगल में चक्का रहता है घुमाने वाला, उसको घुमा के चक्की को टाइट किया जाता है कि हाँ कितना महीन पीसना है गेहूं को। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ जा कितना साइज का पीसना है तो वो मैनुअल हो गया। दूसरा डिजिटल है, कीबोर्ड लगा हुआ है, कीबोर्ड पर साइज खाली देखे इंडिकेट कर दिए और उसके हिसाब से चक्की अपने सेट करके उतना साइज का उसको क्या करेगा पीस देगा। तो यहाँ रेंज कितना लिए 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच उस साइज में ले करके उसके बाद उस चक्की में डाले। चक्की में डालने के बाद चक्की उतना साइज का पीस लिया और तब उसको डिस्पर्सन मीडियम में घुलाते हैं और डिस्पर्सन मीडियम में घुलाने के बाद कोलॉइडल सॉल्यूशन हमको प्राप्त होता है। तो ये है मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड, जिसमें यांत्रिक विधि के द्वारा यंत्र के सहायता से, मशीन के सहायता से उसको पीस करके
छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसको आसानी से हम लोग क्या करते हैं, उस साइज में ला करके और तब घुला करके उसके बाद फिर सॉल्यूशन तैयार करते हैं। तो ये जाकर के जो मेथड है, इस मेथड को हम लोग कह दिए मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड है। ये यांत्रिक माने यंत्र के सहायता से, ठीक है। अब इसके बाद लिख लिए होंगे इसको। दूसरा है इलेक्ट्रिकल। इसमें इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा इसमें क्या करते हैं, एक बर्तन लिए जिसमें सॉल्यूशन तैयार करना है और 2 रॉड लिए, जिस चीज का सॉल्यूशन तैयार करना है उसी का रॉड लिए। अब एक को प्लस से जोड़े, एक को माइनस से जोड़े। अब यहां डिस्पर्सन मीडियम लिए हुए हैं, जो सुटेबल डिस्पर्सन मीडियम है उसको डालेंगे यहां पर। अब इसके बाद इस दोनों के बीच स्पार्क, जैसे ये रॉड है, ये रॉड दोनों को टकराएंगे। टकराने के बाद क्या होगा, चिंगारी उत्पन्न होगा, स्पार्किंग होगा। तो स्पार्किंग जब जब होगा तो उसका पार्टिकल टूट टूट करके सॉल्वेंट में घुलेगा। तो यहां स्पार्किंग कराते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फिगर, in this method two different rods or plates of dispersed phase are taken या are dipped into suitable dispersion medium. Then after sparking between both rods, smaller particles of dispersed phase, smaller particles of dispersed phase are separated from rod and these are dissolved into dispersion medium from which colloidal
solution is obtained. लिखिए इसको, देखिए। हो गया। दिस मेथड is also called Bradig's arc method. ब्रेडिक साइंटिस्ट का नाम है, आर्क मतलब चिनगारी। तो ब्रेडिक्स आर्क मेथड के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर जाकर हमको सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो एक बार फिर समझ ले, एक बर्तन लिए जिसमें ये डिस्पर्सन मीडियम है, और ये जो है रॉड है और प्लेट है, किसका? डिस्पर्स्ड फेज। ये भी रॉड है ऑफ डीपी, डिस्पर्स्ड फेज। तो ये डिस्पर्स्ड फेज का रॉड, ये भी डिस्पर्स्ड फेज का रॉड, और ये बीच में डिस्पर्सन मीडियम है, और बर्तन में ले करके उसके बाद दोनों के बीच चिनगारी उत्पन्न करते हैं, स्पार्किंग करवाते हैं। तो स्पार्किंग करवाने के बाद इसका लार्जर पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में विघटित होकर के इस डिस्पर्सन मीडियम में घुलता है, और घुलने के बाद क्या होता है? कोलोइडल सॉल्यूशन का निर्माण करता है। तो इस मेथड को कहा जाता है कि इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन मेथड, या उसका दूसरा नाम है ब्रेडिक्स आर्क मेथड। तो ब्रेडिक्स आर्क मेथड के द्वारा हम लोग इस प्रकार से सॉल्यूशन तैयार करते हैं। लिख लीजिए इसको। हो गया होगा? तीसरा मेथड है इसमें बायपेप्टाइजेशन। पेप्टीकरण के द्वारा, पेप्टाइजेशन के द्वारा। दिस मेथड is applied for that dispersed phase which can't be dissolved into a fixed
dispersion medium. Then such dispersed phase is dissolved in that dispersion medium in the presence of one another electrolyte by electrolysis. Such electrolyte is called peptiding agent. And this method is called peptidation. इसमें क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज है प्लस डिस्पर्सन मीडियम है, अब यहां पर डालते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, तब जाकर के जो है यहां पर कोलॉइडल सॉल्यूशन प्राप्त होता है। मतलब ये डीपी जो है इसमें घुल नहीं रहा था, प्रेसिपिटेट के रूप में जमा हो जाता था, अवक्षेप के रूप में जमा हो जाता है, जल्दी घुलता नहीं है। तो वैसे कंडीशन में मतलब इस मेथड का इस्तेमाल ही वहां करते हैं कि जो किसी भी सॉल्वेंट में वो नहीं घुलना चाह रहा है, घुलना उसके लिए संभव नहीं है, थक्का बन जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है, तब उसको यहाँ पर एक पेप्टाइजिंग एजेंट डालते हैं। अब पेप्टाइजिंग एजेंट डाल करके उसके बाद डीएम के साथ मिला के इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, अर्थात इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो कोलॉइडल सॉल्यूशन हमको प्राप्त हो जाएगा। इस मेथड को हम लोग कहते हैं पेप्टाइजेशन। ये कंबाइंडली मेथड क्या कहलाएगा हमको, पेप्टाइजेशन। चलिए लिखिए, हो गया, लिख लिया होगा। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, when colloidal solution of ferric hydroxide is formed या prepared, then
ferric chloride is used as पेप्टाइजिंग एजेंट पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो यहाँ पेप्टाइजिंग एजेंट के रूप में कहता है इसका सॉल्यूशन जब तैयार करेंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड का, जब हमको ऐसे घुलाएंगे तो नहीं घुलेगा, प्रेसिपिटेट बना देगा, थक्का बन जाएगा। लेकिन जब इसको फेरिक क्लोराइड डाल करके जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं और तब जब जाकर के जो है कि हम देखते हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन प्राप्त हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के बाद, तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन तो प्राप्त हुआ, लेकिन किसके उपस्थिति में? फेरिक क्लोराइड के उपस्थिति में। तो ये पेप्टाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल, कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ कैडमियम सल्फाइड is prepared by the help of peptidizing agent as H2S. तीसरा उसी प्रकार से कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ AgCl is also prepared by adding HCl as peptidizing agent. हो गया। तो यहाँ पेप्टाइजिंग एजेंट HCl यूज किए, यहाँ H2S यूज किए और यहाँ फेरिक क्लोराइड यूज किए। तो इस सब का याद रखना है कि इसमें किसका किसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से आगे हमको कोलॉइडल सॉल्यूशन तैयार करते हैं पेप्टाइजेशन के द्वारा विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइजिंग एजेंट एंड आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस जब करा देंगे उसके बाद तब जाके हमको कोलॉइडल सॉल्यूशन प्राप्त होगा। प्रोसेस कहलाएगा पेप्टाइजेशन और जो पदार्थ यूज किए एक्स्ट्रा में उसको कहे पेप्टाइजिंग एजेंट। लिख लीजिए, हो गया होगा। अब नोट, mercury while metallic sulfide etc. or can be changed as colloidal solution by the help of ultrasonic waves
अल्ट्रासोनिक वेव के द्वारा भी, उसमें अल्ट्रासोनिक वेव जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिला करके जब अल्ट्रासोनिक वेव उसमें प्रवाहित करेंगे तब भी कोलॉइडल सॉल्यूशन प्राप्त होगा। तो ये थोड़ा अलग टाइप का मेथड है जिसमें अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट is prepared as colloidal solution by Bradig's arc method, by mechanical dispersion method। तो ग्रेफाइट का सॉल्यूशन जब तैयार करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग, छपाई में इसका यूज करते हैं। तो जैसे आप देखे होंगे इसमें क्या कहते हैं, टाइपराइटिंग मशीन है, उसमें फीता लगा रहता है, उस पर जाके काला टाइप का फीता रहता है, तो उसमें इंक डरता है, फटाफट फटाफट उसमें दबता है, खट 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 करके जो भी अंक है, तो वो जाकर के जो उसमें क्या होता है, यही ग्रेफाइट का सॉल्यूशन वहां पर कोलॉइडल सॉल्यूशन वहां प्रेजेंट रहता है उस फीता पर, और उसके बाद उसी से उसका प्रिंटिंग किया जाता है। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वाडैग अथवा वाइल्डैग। तीसरा में कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ AG, AU, PT, etc. is prepared by Bradig's आर्क मेथड। विद्युत चिनगारी पैदा करके सोना का, चांदी का, प्लेटिनम का, किसी का भी कोलॉइडल सॉल्यूशन जब तैयार करते हैं तो वहां पर छड़ लिए सोना का, उसके बाद आपस में चिनगारी उत्पन्न करेंगे, सॉल्वेंट में घुलेगा और सॉल्यूशन अपने आप तैयार हो जाएगा। तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा चीज है, एक्स्ट्रा चीज थोड़ा सा देख लेना है। तो ये था अभी तक का जो है देखे डिस्पर्सन मेथड के द्वारा कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने का, जिसमें 3 महत्वपूर्ण मेथड देखे, मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन मेथड, और तीसरा देखे पेप्टाइजेशन। अब अगले क्लास में हम लोग फिर देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, लेकिन अब की बार लेके आएंगे कंडेंसेशन मेथड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।